अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरियाब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। यूरोपा लीग फाइनल, सेविया ने शानदार परफॉर्म करते हुए 7वीं मरतबा टाइटल अपने नाम कर लिया। बड़ा मुकाबला एफए कप फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड टकराएगी यूएफए चैंपियंस लीग की फाइनलिस्ट मैनचेस्टर सिटी के साथ। यूरो कप की चैंपियन इंग्लिश विमेन टीम का इस साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए विमेन्स टीम का ऐलान कर दिया गया। रोनाल्डो मेसी को ऑफर्स करने के बाद अब करीम बेंजेमा को भी ऑफर कर दी है और किसने ये ऑफर की जान सकेंगे आज के प्रोग्राम में। सऊदी अरब की 550 मिलियन ऑफर के बाद मेसी को अब किसने कर दी है नई पेशकश। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। प्रोग्राम में बात करेंगे यूरोपा कप की विनर टीम के बारे में। और विनर टीम कौन सी है? ये वो टीम है जिसने 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 और 2023 में ये टाइटल अपने नाम किए। और ये 2023 का टाइटल सेविया ने अपने नाम किया है। रोमा के साथ इनका मैच था, सेविया वर्सेस रोमा का ये मैच। और इस मैच में हुआ क्या? हुआ कुछ यूं, व्यूवर्स के एक गोल से ये मैच हुआ बराबर। और अफरीदी बराबर होने के बाद फिर गया पेनल्टीज पे और बोनो यासिन जिस टीम के पास हो फिर उनके जीतने का काफ़ी चांसेस होता है। मोरक्को के ये गोलकीपर है, वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि कितना शानदार ये खेलते हैं। और यहाँ पर भी सेविया को बचाने में कामयाब हुए। 4-1 से पेनल्टी शूटआउट्स पे सेविया ने ये मैच जीतकर यूरोपा कप का जो फाइनल है वो अपने नाम कर लिया। अफरीदी बहुत ही शानदार ये एफए कप का फाइनल था। अफरीदी रोमा ने काफ़ी मुज़ाहमत शुरू में दिखाई, जोसे मोरिनियो भी काफ़ी खुश थे, लेकिन फिर सेविया ने जो है वो अपने नाम। और मैं यहाँ पर व्यूवर्स आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक ऐसी टीम जिसने कोई भी गोल स्कोर नहीं किया वो यूरोपा लीग का फाइनल जीत गई बगैर गोल किए हुए। जी बिल्कुल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट था। मैं खुद भी जब मैच देख रहा था तो जब मैच खत्म हुआ सेविया ने जीता, तो एक ऐसा स्टैट के बगैर गोल किए आपने फाइनल जीत लिया। काफ़ी दिलचस्प ओवरऑल ये मैच था। सेविया ने एक तरह से जो उनका है डोमिनेंस यूरोपा लीग पे वो बरकरार रखी, लेकिन टफ टाइम दिया रोमा ने। शुरू में तो लग रहा था रोमा ही जीत जाएगी जैसे पहले हाफ में खेल रही थी। जी बिल्कुल। और इवन जैसे जोसे मोरिनियो का स्टैट था कि उन्होंने 5 फाइनल में इससे पहले यूरोप के जो जितने भी कंपटीशन हैं, यूरोपा लीग, चैंपियंस लीग और कॉन्फ्रेंस लीग, 5 फाइनल में पहुंचा था और एक भी फाइनल अभी तक नहीं हारा था। सेविया 6 यूरोपा लीग के फाइनल में पहुंचा था और कोई नहीं हारा था। अच्छा, और कोई रिकॉर्ड ने टूटना ही टूटना था। और जोसे मोरिनियो का जो रिकॉर्ड था काफी क्लोज फाइनल हारने वाला, वो टूट गया। लेकिन काफी क्लोज ये जो है वो मैच गया। और लाइक रोमा के भी चांसेस जो है वो पेनल्टीज की लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने तैयारी की है। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और स्टैट्स के बाद फिर मजीद हम अफरीदी से पूछेंगे। ये आपके सामने स्टैट्स हैं। 11 रोमा की तरफ से शॉट से, 19 सेविया की तरफ से थे। शॉट्स ऑन टारगेट 4 थे रोमा की तरफ से, जबकि 3 जो थे वो सेविया की तरफ से थे। पोजीशन आप देख रहे हैं 67% सेविया ने रखा, 33% रोमा ने रखा है। पासेस भी आप देख रहे हैं ज़्यादा थे सेविया के, रोमा के कम थे। और येलो कार्ड्स आप देख रहे हैं 6 मिले सेविया को। फाइनल के मैचेस में ऐसा ही होता है। अफरीदी 7 मिले हैं रोमा को, कॉर्नर्स 6 थे सेविया को मिले हैं, जो 4 जो है वो रोमा को मिले हैं। आपको लगता है कि बहुत क्लोज था, लाइक दूसरी टीम की भी तैयारी अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बोनो का एज जो है, बोनोज लेग सेव द मैच, जैसे कमेंटेटर ने भी कहा कि डू द जॉब। आपको लगता है कि तैयार नहीं थी रोमा पेनल्टीज के लिए? एक्चुअली में रोमा का और जोसे मोरिनियो का हमेशा से यही स्ट्रेटेजी रहती है कि आप ना मैच के जो फील्ड पे मैच हो रहा है उसके अराउंड आप इतना केओस क्रिएट कर दो कि दूसरी जो टीम है ना वो मैच पे फोकस ही ना कर पाए। वो उसके जो स्ट्रेंथ्स हैं वो उसको आपने डिस्ट्रैक्ट करना है टीम को। जोसे मोरिनियो यही करती है। अब इस मैच में भी वो बार बार कभी अंपायर से उलझ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ताकि सेविया का जो मोमेंटम है, प्लेयर्स का जो उनका ओवरऑल स्ट्रेटजी है, उसको किसी तरह डिस्टर्ब किया जाए। आप जो है वो या उनका स्ट्रेटजी हमेशा से यही रहे कि आप बिल्कुल जो 11 के 11 खिलाड़ी हैं वो बस खड़ी कर दें पीछे डिफेंस में। अच्छा। और एक काउंटर अटैक पे गोल कर दें। अब सेविया के अगेंस्ट क्योंकि रोमा इक्वल एक टीम थी, इतना मतलब वो डिफरेंस नहीं था क्वालिटी में, तो रोमा ने पहले हाफ में काफी अच्छा खेला। दूसरे हाफ में अब सेविया की जो स्ट्रेटेजी है ओवरऑल इस टूर्नामेंट में यही थी। सेविया एक इस सीजन ऐसी टीम थी जो कि रेलीगेशन बैटल लड़ रही थी ला लीगा में। और उनका फिर यूरोपा लीग जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना बस क्रॉसेस लगाना, उनका जो इस यूरोपा लीग का स्ट्रेंथ था वो यही थी कि अन-नसीरी को उन्होंने राइट चैनल से क्रॉसेस देते जाना है
कोई एक तो उनके सर पे लग के गोल के अंदर जाएगा, और यही स्ट्रेटेजी इस मैच में भी थी। जी हाँ, बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी हमें नजर आई इस मैच में। और होजे लुइस जो है मैनेजर हैं सेविया के, और 7वीं मरतबा सेविया ये टाइटल जीतकर पहली ऐसी टीम बन गई है जो यूरोपा लीग में, रियल मैड्रिड कह सकते हैं इसको, मैनचेस्टर सिटी कह सकते हैं यूरोपा लीग की, क्योंकि अपनी लीग में तो इतना अच्छा नहीं खेलती, लेकिन यूरोपा में बहुत ही बेहतरीन ये 7वीं दफ़ा उन्होंने टाइटल जीता और पहली टीम बन गई है। जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं इस मैच में वो है रैकिटिच, कमाल के प्लेयर हैं, और क्या इनकी स्किल्स हैं। जी हाँ, बहुत ही शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस हमने रैकिटिच की देखी है, और इनके स्टैट्स पे भी नजर डालते हैं क्या थे इस मैच में इनके स्टैट्स और क्या परफॉर्मेंस दी इन्होंने। 105 टचेस थे, पास एक्यूरेसी 87% थी, पास जो कंप्लीटेड किए वो 76 थे, लॉन्ग बॉल्स कंप्लीटेड 12 आउट ऑफ 19, टैकल्स 1 2 आउट ऑफ 2, की पासेस 2, ग्राउंड डोल्स 1 2, बिग चांसेस जो क्रिएट किए 1। आफरीदी, 1 वर्ड और 1 लाइन फॉर रैकिटिच। क्लास और बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर। 2018 में क्रोएशिया को फाइनल में पहुंचाया, फिर बार्सिलोना के साथ बहुत सारी अचीवमेंट्स की, कैरियर का एंड भी इतने अच्छे तरीके से कर रहा है। तो इतना हाई पे अभी चैंपियंस लीग के लिए भी क्वालिफाई कर लिया, शायद वो इनका आखिरी चैंपियंस लीग हो, लेट्स सी उसको खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते हैं। ये प्लेयर थे, बहुत ही शानदार यहाँ पर सेविया की परफॉर्मेंस रही है, और सेविया ने 7वीं मरतबा ये टाइटल जीतकर चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और यहाँ पर हम जिस मैच की बात करने जा रहे हैं एफए कप का, ये फाइनल होने जा रहा है, और बहुत बड़ा मैच है क्योंकि एक तरफ यूएफए चैंपियन लीग की फाइनलिस्ट है और इंग्लिश प्रीमियर लीग की फातेह टीम मैनचेस्टर सिटी, और दूसरी तरफ डार्बी मैच, जी हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड आफरीदी इनका सामना करने जा रही है। और यूनाइटेड जो कि डगमगाती हुई यूनाइटेड हमें नजर आई है इस प्रीमियर लीग में, लेकिन एफए कप के फाइनल में पहुंची है। जी हाँ, मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान बड़ा मैच, एफए कप का फाइनल। आफरीदी, क्या एफए कप का फाइनल भी उतना बड़ा फाइनल होता है जितना हम किसी और लीग का समझें, और आप इतनी बड़ी 2 टीम्स इसमें सामने आई हैं। एक तो थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बता दें कि कैसे आई हैं यहाँ तक दोनों, और दूसरा कितना बड़ा फाइनल है। एक्चुअली में मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है एफए कप की अगर बात की जाए। आर्सेनल सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब है, सबसे ज़्यादा टाइम्स उन्होंने जीता है। मैनचेस्टर सिटी 6 बार जीत चुकी है टाइटल, और इवन पेप गार्डियोला जो कि जिन्होंने मुसलसल प्रीमियर लीग 4 साल जीत चुके हैं, 5वां टाइटल था, वो एफए कप में इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। अच्छा। और एफए कप जो है प्रीमियर लीग के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रॉफी है, और अगर आपने ट्रेबल जीतना है तो एफए कप, प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग जीत के आप वही फाइनल है जो यूनाइटेड जीती थी पिछले साल। नहीं, यूनाइटेड एफए कप पिछले साल तो नहीं जीती थी, दूसरी को लीग बिल्कुल ठीक है। लास्ट टाइम कब ये जीते हुए हैं दोनों, कोई आइडिया है आपको? एक्चुअली में जो लास्ट टाइम 2018 में जीती थी मैनचेस्टर सिटी। अच्छा, और बिल्कुल हेड टू हेड्स पे एक नजर डालते हैं दोनों टीम्स के और देखते हैं कि प्रीवियस इनका क्या रिकॉर्ड है। ये आप देख रहे हैं दोनों के दरमियान जो मैचेस हुए हैं वो 34 हुए हैं। 14 विन जो है वो यूनाइटेड के हिस्से में आई है, 16 विन आई है सिटी के हिस्से में। और ये आप इनके कुछ प्रीवियस रिजल्ट्स भी देख रहे हैं, जैसे कप के मैचेस हुए हैं इनके दरमियान और किसका पलड़ा कितना भारी है। आफरीदी, यानी रिसेंटली अगर बात की जाए तो सिटी ये कप जीती हुई है, और जिस तरह उनकी फॉर्म चल रही है अभी, आपको लगता है कि इस दफ़ा ले जाने के लिए कामयाबी उनके कदम चूमेगी, या आपको लगता है कि यूनाइटेड के लिए अच्छा मौका है कि कम बैक करें? एक्चुअली में ये मैच बेशक फाइनल हो ना हो, मैनचेस्टर डर्बी जो है वो इन इटसेल्फ बहुत बड़ा मैच होता है। और ख़ास करके क्योंकि मैनचेस्टर सिटी जो थी वो 2011 तक एक एवरेज टीम थी। यहाँ पर जो हमें प्लेयर टू वॉच में नज़र आ रहे हैं कि सिटी के जो प्लेयर हैं कौन से हो सकते हैं, वो हमें नजर आ रहे हैं रियाद महरज। रियाद महरज और एफए कप के फाइनल में पहुंचाने में भी रियाद महरज का बहुत बड़ा हाथ है। मजीद हम इनके बारे में अफरीदी से पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड की तरफ से भी काफ़ी प्लेयर्स हैं, लेकिन हमने जिस प्लेयर को हमें लगता है कि ये फीचर हो सकते हैं इस फाइनल मैच में, वो है फ्रेड। इनके जो चार्ट है वो देखते हैं, जो स्टैट्स हैं टॉप स्कोरर का वो देखते हैं दोनों प्लेयर्स का, हमने आपस में जब वो कंपैरिजन किया। और ये आपके सामने है महरज वर्सेस फ्रेड। जी हाँ, एक अटैकर है और एक मिडफील्डर है, ये जहन में रखिएगा। गोल 5 किए हैं, रियाद महरज ने 2 किए हैं। फ्रेड ने एक्सपेक्टेड गोल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर 3.3 रियाद महरज, जबकि दूसरी तरफ 0.6 फ्रेड की तरफ से, जबकि असिस्ट जो है वो 1 किया है रियाद महरज ने और 2 जो हैं वो किए हैं फ्रेड ने। और इसके साथ साथ शॉट्स ऑन टारगेट पर मैच आप देख रहे हैं 2.2 रियाद महरज के हिस्से में है, जबकि 1 है फ्रेड के हिस्से में। प्ले जो मैच
खेले हैं, 5 दोनों ने खेले हैं और 2 प्लेयर ऑफ द मैच इस वक्त तक मिल चुके हैं रियाद महरज को, जबकि फ्रेड को कोई भी नहीं मिला। ये दोनों प्लेयर्स के स्टैट हैं। लेट्स सी सिटी और यूनाइटेड के दरमियान ये जो FA कप का फाइनल है, बहुत बड़ा मैच, बहुत बड़ा फाइनल है। इसमें कौन सा प्लेयर जो है वो फीचर होता है और कौन सी टीम इस मार्के को अपने नाम करती है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे, जी हाँ, 20 जून से विमेंस फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है और इंग्लिश टीम जो कि यूरो कप की फातेह टीम है, चैंपियन टीम है, बहुत ही शानदार, और बैलन डी'ओर भी उनकी कोच ने भी जीता था, अफरीदी उनकी टीम की ही प्लेयर ने भी जीता था। उन्होंने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। इसके ऊपर एक रिपोर्ट हमने तैयार किया, आइए आपको दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के लिए इंग्लिश टीम का ऐलान हो गया है। इंग्लिश स्क्वाड तजुर्बे और जोशो जज्बे का बेहतरीन इम्तिजाज है। टीम की मैनेजमेंट के फराइज सेरेना वेगमैन सर अंजाम देंगी। सेरेना डच फुटबॉल मैनेजर हैं जो सितंबर 2021 से इंग्लिश टीम को मैनेज कर रही हैं। यूरो 2022 में कामयाबी के बाद इंग्लिश टीम का मोराल बुलंद है और पूरी टीम वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म मालूम हो रही है। वर्ल्ड कप के लिए 23 रुकनी स्क्वाड में शामिल 30 साला मैरियर रवां साल डोमेस्टिक सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते हुए गोल्डन ग्लव अवार्ड जीत चुकी हैं। मैरी यूरो के दौरान भी शानदार गोल कीपिंग का मुजाहिरा कर चुकी हैं। स्क्वाड में शामिल दूसरी गोलकीपर 23 साला एली वुमेन सुपर लीग में मैनचेस्टर सिटी की नुमाइंदगी करती हैं। इन्हें इनकी पूरे एतमाद परफॉर्मेंस की वजह से इंग्लैंड की कौमी टीम में भी शामिल किया जा चुका है। पूरा साल मद्दो-जज़र का शिकार रहने के बाद भी हैना हैम्पटन को तीसरी गोलकीपर के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया है। वो वुमेन सुपर लीग में एस्टन विला की नुमाइंदगी करती हैं। 29 साला चेल्सी की डिफेंडर मिली ब्राइट वर्ल्ड कप में इंग्लिश टीम की कप्तानी करेंगी। साबिक कप्तान लिया विल्सन की अदम दस्तयाबी की वजह से मिली ब्राइट को इंग्लिश टीम की क़यादत सौंपी गई है। दूसरी डिफेंडर लूसी ब्रोन्स भी टीम का हिस्सा बनेंगी। वो डोमेस्टिक कैरियर में बार्सिलोना की नुमाइंदगी करती हैं। लूसी की सलाहियतों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो मैनचेस्टर सिटी से बार्सिलोना में 1 साल से भी कम के अरसे में जगह बनाने में कामयाब हुई है। डिफेंडर के तौर पर खिलाई जाने वाली जेस कार्टर का ताल्लुक भी डोमेस्टिक कैरियर में इंग्लिश क्लब चेल्सी से है। जेस कार्टर की टीम चेल्सी ने सुपर लीग टाइटल के साथ FA कप में भी कामयाबी हासिल की है। इनके साथ आर्सेनल की विबिन मोए को भी 23 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया है। 29 साला एलेक्स ग्रीनवुड मैनचेस्टर सिटी की जानिब से शानदार कारकर्दगी पर 23 रुकनी टीम का हिस्सा बनाई गई हैं। एलेक्स के अलावा टीम में चेल्सी की एक और डिफेंडर नियाम चार्ल्स भी शामिल हैं। वो 3 साल से चेल्सी की नुमाइंदगी कर रही हैं। मैनचेस्टर सिटी की डिफेंडर एस्मी मॉर्गन इस मर्तबा वर्ल्ड कप में इंग्लिश टीम की दिफाई लाइन का मजबूत हथियार होंगी। एस्मी को पहली मर्तबा साल 2020 में इंग्लिश टीम में शामिल किया गया। वर्ल्ड कप के स्क्वाड में एस्टन विला की मिडफील्डर जॉर्डन नोब्स को भी वर्ल्ड कप में अपनी सलाहियतें मनवाने का एक बार फिर मौका मिलेगा। जॉर्डन का शुमार इंग्लैंड की लेजेंडरी खिलाड़ियों में किया जाता है। बार्सिलोना की जानिब से खेलने वाली केरा वॉल्श इंग्लैंड की तरफ से वर्ल्ड कप में कैसी प्लेमेकर साबित होती हैं, इसके लिए इंग्लिश नक्काद कलम थामे बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड की एला टोन को यूरो के फाइनल में किए जाने वाले गोल की वजह से इंग्लिश फुटबॉल में बेहद सराहा गया। वर्ल्ड कप में इंग्लिश प्लेमेकर्स की फहरिस्त में बायर्न म्यूनिख की जॉर्जिया स्टेनवे भी शामिल है। वो यूरो 2022 में भी काबिल जिक्र कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रही। जी हाँ, बहुत ही शानदार ये रिपोर्ट आपने देखी और यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल करेंगे लेटेस्ट हैपनिंग्स क्या हो रही हैं, और सोशल मीडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको खबरें मिलती हैं और हमारे पास भी कुछ खबरें हैं। आइए आपको सबसे पहली खबर देते हैं और ये ट्वीट है, और पहली ट्वीट है जोजे मोरिनियो की। जोजे मोरिनियो वेटेड आउटसाइड टू शूट शाउट एट रेफरी एंथनी टेलर। मेरे मुंह से वैसे शूट भी ठीक निकल गया था अफरीदी, शाउट और शूट में फ़र्क थोड़ा ही होता है। तो जोजे मोरिनियो मैच हारने के बाद शाउट कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्या वजह बनी? एक्चुअली पार्किंग लॉट में वो वैसे तो हम देखते हैं कि इस तरह की मीम्स बनती हैं कि वो मैनेजर का जो है वो ग्राउंड से बाहर एक तस्वीर लगा देते हैं और कहते हैं कि रेफरी का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ये सच में हुआ कि वो पार्किंग लॉट में खड़े थे और एंथनी टेलर का वेट कर रहे थे उनके ऊपर। उन्होंने शाउट भी किया कि आपने जो है वो गलत फैसले किए, खास करके वो जो पेनल्टी रोमा को मिलनी चाहिए थी। मतलब वो हाँ बिल्कुल, वो जो जिस पे फैसला भी हुआ दोबारा दे दी, इंक्रोचमेंट का वो हुआ वो भी। उसके अलावा वो मैच के दौरान भी एक पेनल्टी क्लेम था। सविया के डिफेंडर ने जंप किया और उनके हाथ पे बॉल लगा, लेकिन VAR ने उसको पेनल्टी इसलिए करार नहीं दिया कि वो आपकी हाथों की जो अगर पोजीशन है ना
वो नेचुरल पोजीशन है और बॉडी के करीब है और आप स्ट्रेच नहीं कर रहे तो फिर पेनल्टी नहीं होती। तो उसको उसी तरह कहा कि ये जो है एक नेचुरल पोजीशन में हाथ थे तो इसलिए उन्होंने पेनल्टी नहीं दी। जोसे मोरिन्हो को लगा कि नहीं ये मोस्टली इस तरह की सिचुएशंस में पेनल्टी दी जाती है, तो उनको लगा कि ये जो फाइनल था वो हम जीतना डिजर्व करते थे और अंपायर्स ने हमसे छीना है। ओके, इसलिए उन्होंने शाउट किया और इस पे अब कोई एक्शन भी तो हो सकता है शायद। इनको परवाह नहीं है, इनको 8 मैच के 5 मैच के बैन लगते रहते हैं, वो यूजुअल है। सही, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, और सऊदी अरब जो है उन्होंने नजरें जमा ली हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा के प्लेयर्स के ऊपर। बाकी दुनिया में जितनी लीग्स हो रही है उनके सब टॉप प्लेयर्स हों या कोचेज हों, यहाँ पर करीम बेंजेमा की भी खबर है। करीम बेंजेमा विल स्पीक अगेन टू रियल मैड्रिड बोर्ड एंड प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज ऑन थर्सडे। अल इत्तेहाद फील दे डिड देयर बेस्ट प्रपोजल टू अटेम्प्ट करीम बेंजेमा और 100 मिलियन की उन्होंने ऑफर की है। और सऊदी सोर्सेज आर ऑप्टिमिस्टिक बट स्टिल वेटिंग फॉर द फाइनल ग्रीन लाइट। अफरीदी, मेसी 550 मिलियन, रोनाल्डो 200 मिलियन, इकट्ठे करते जाए इनको। 100 मिलियन करीम बेंजेमा, उधर से ज़िडान, उधर से एक और या तकरीबन 10 आप एक 10 के करीब पहुंच गया ये फिगर, या 10 से ऊपर चला गया, 11 पे चला गया। खरबों डॉलर्स की बात है, डॉलर्स की, खरबों डॉलर्स की बात है। तो सऊदी अरब क्या अपना जितनी कमाई है वो सारी इन प्लेयर्स को लेने पे लगाने जा रहा है, या उन्होंने अपनी तरजीहात बदल ली हैं कि हम इतने बड़े महल नहीं बनाते, हम अब थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं अच्छी जगह पे? एक्चुअली में ये तो इनके 0.1% भी नहीं है। अच्छा, मतलब उनके पास गल्फ कंट्रीज के पास जितना पैसा है, खास करके कतर, सऊदी अरब, यूएई तो सही जगह स्पेंड कर रहे हैं। बेंजेमा को अब ले रहे हैं। उनका जो मेगा प्लान है, जो हमने पहले भी व्यूअर्स को बताया था कि 2030 में वर्ल्ड कप लैंड करना। अच्छा, मजे की बात है व्यूअर्स, सऊदी अरब सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, बाकी हर चीज में भी एक बहुत प्लान उसने कर ली हैं चीजें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। हमें अगले कई सालों में बहुत सी चेंजेस नजर आने जा रही हैं और उनमें से एक बहुत बड़ी चेंज ये है, जो कि हम पहले अफरीदी याद है आपको शोज में कह चुके हैं, कि आने वाले वक्त में अगर ये यूँ कहा जाए कि इंग्लिश प्रीमियर लीग सऊदी लीग बनने जा रही है आने वाले वक्त में, तो ये गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल। एक्चुअली में इनका जो गल्फ कंट्रीज का है, इन्होंने अपने जो कंट्रीज हैं जो अभी जैसे इराक वगैरह है, इनके ऑयल रिजर्व्स खत्म हो गए थे और उनके पास सेकंड ऑप्शन नहीं थी, तो उनसे उन्होंने सीखा है। और कतर और सऊदी अरब और यूएई जो है अब दूसरे रेवेन्यूज तलाश कर रहे हैं कि अगर ऑयल खत्म भी हो जाता है तो हमारे पास फाइनेंस क्रिएशन या मनी जनरेशन दुनिया आगे जा रही है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक पे जा रही है, तो इसको लेकिन अच्छा स्पेंडिंग है ये। करीम बेंजेमा जाएंगे, रियल मैड्रिड छोड़ देंगे? अभी तो करीम बेंजेमा बहुत होपफुल है और जो अंदर की खबरें यही है कि करीम बेंजेमा तो राजी हैं और अच्छा। शायद अभी जब हम शो कर रहे हैं तो खबर आ भी जाएंगे, अल नसर में जाएंगे, अल हिलाल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अच्छा, करीम बेंजेमा को लोग समझ रहे होंगे कि मेसी और रोनाल्डो तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स है ना, उनको तो बहुत बड़ी ऑफर। अब करीम बेंजेमा को हुई है 100 मिलियन की ऑफर। 100 मिलियन कंपेरिज किया मेसी से तो बहुत कम है, लेकिन करीम बेंजेमा के लिए और ओवरऑल फुटबॉल में इतनी बड़ी ऑफर, ये वाकई में बहुत बड़ी ऑफर है। और उनको ये पेशकश की गई थी कि आप जो क्लब चूज करेंगे आप उसमें जाएं। आपको जो घर सऊदी अरब में, जिस तरह का घर, जिस लोकेशन में घर चाहिए, वो आपको मिलेगा। जी हाँ, बहुत ही ये ज़बरदस्त खबर है सऊदी लीग के लिए, और भी फैंस अब सऊदी लीग की तरफ जाएंगे। रोनाल्डो भी ले गए हैं, मेसी अभी तक दरमियान में है, लेट्स सी उनका क्या डिसीजन आता है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ट्वीट भी मेसी से रिलेटेड ही है कि मेसी को जो है वो, ये तो मुझे लगता है पता नहीं इन्होंने क्या किया इंटर मियामी ने, जो कि बैकम ऑन करते हैं उसको। इंटर मियामी हैव मेड एन ऑफर टू लियोनेल मेसी वर्थ 200 मिलियन यूरोज over 4 years. If accepted, he could potentially be loaned to Barcelona for 6 to 18 months. ये क्या कहानी है? और इतने कम पैसे, जबकि एक तरफ 500 मिलियन की ऑफर है। अफरीदी, ये क्या है? ऑब्वियसली जो सऊदी से जो ऑफर है वो तो कोई भी मैच नहीं कर पाएगा। 1 साल की है, वो 1 साल की है, 4 साल की है, 200 मिलियन। अच्छा जी बिल्कुल। और ये एक्चुअली में ये बार्सिलोना और इंटर मियामी ने एक तरह से डील की है, क्योंकि बार्सिलोना के पास फाइनेंशियल वो लीवरेज इतना नहीं है कि वो मेसी को लैंड कर सकते हैं। इवन 25 मिलियन पर ईयर भी मेसी को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। फेयर प्ले में वापस से आ जाएंगे और उनका मसले प्लेयर्स रजिस्टर नहीं कर पा, तो उन्होंने इंटर मियामी के साथ एक डील की है कि क्योंकि इंटर मियामी तो अफोर्ड कर सकती है 50 मिलियन पर। उनके साथ डील किया कि आप पैसे दें, आप पैसे दें, आप उनको खरीदें,
आपसे हम लोन पे ले लेंगे, आप हमें लोन पे, क्योंकि मेसी पर्सनली भी एक तरह से बार्सिलोना आने के ख्वाहिशमंद है वो। अगर कल्चर और उस मुझे लगता है ये जैकपॉट लगा है मेसी का इंटर मियामी में भी, कि आपको अपना कल्चर में भी जा रहे हैं, अपना सिटी में भी जा रहे हैं, और आपको पैसे भी 200 मिलियन और रोनाल्डो के बराबर तकरीबन आपको मिल रहे हैं। तो ये आपको लगता है इस तरफ अप्रोच कर सकते हैं वो? नहीं, रोनाल्डो को भी वो 1 साल के 200 मिल रहे हैं, इनको 4 साल के 200 मिल रहे हैं। ये 4 साल के हैं, ये जो सालों का फर्क है, ये यहाँ पे मेसी को सोचना पड़ेगा कि ये अब क्या मेसी पैसों को प्रेफर करेंगे या बॉयहुड क्लब को, जो उनका बचपन का क्लब है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अब देखें, अभी के लिए ये अल हिलाल की ऑफर ले लें, 1-2 साल खेल लें, पैसे भी बन जाएंगे, और फिर क्योंकि अभी तो 35 साल के हैं, रोनाल्डो अभी 37 साल के ही खेल रहे हैं। हाँ, तो मेसी का कैरियर तो एंड तो नहीं हो रहा, फिर आखिरी का जो साल होगा उनका मेसी का, वो उसमें बार्सिलोना चले जाए, बेशक वो 1 साल फ्री खेल ले। बिल्कुल अच्छी एडवाइस दी है अफरीदी आपने, और लेट्स सी क्या होता है मेसी का फ्यूचर। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है आपको बताते हैं। फैब्रिजियो एक और खबर लेकर हमारे पास आए हैं, और वो ये है, मोर ऑन मैथ्यू कोवाचिच एंड मैनचेस्टर सिटी न्यूज रिवील्ड yesterday being told the agreement on the personal terms between Kovacic and City is really close, almost completed. Manchester City and Chelsea will be in direct contact to discuss the fee. अफरीदी, कोवाचिच आ रहे हैं सिटी? बहुत ही फेवरेट खिलाड़ी हैं पेप गार्डियोला के, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर भी की थी कि मैं फ़ैन हूं कोवाचिच का। और चेल्सी क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने बताया भी था कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं उनके स्क्वाड में, तो वो पोचेटिनो आ चुके हैं। पोचेटिनो ने क्लियर कट कह दिया था कि ये प्लेयर्स मुझे चाहिए, ये प्लेयर्स मुझे नहीं चाहिए। तो जो प्लेयर्स उनको नहीं चाहिए वो अब ऑफलोड हो रहे हैं। अच्छा, जो फिलिक्स भी वापस कर दिए गए हैं एथलेटिको मैड्रिड। अच्छा, वो नहीं चाहिए उन्हें, वो भी नहीं चाहिए। ज़करिया को भी यूवेंटस को वापस दे दिया है। कोवाचिच को भी सेल करें। अब कोवाचिच मैनचेस्टर सिटी में इनकी जगह इसलिए भी बनती है कि इल्काई गुंडोगान और बर्नार्डो सिल्वा दोनों शायद छोड़ दें। इल्काई गुंडोगान का तो बहुत सर्टन है आर्सेनल शायद चले जाएं, बर्नार्डो सिल्वा को अभी भी रिटेन करने की कोशिश करे, लेकिन कोवाचिच इन दोनों की जगह एक की जगह पे बहुत आराम से आ सकते हैं। बिल्कुल, लेट्स सी। और कोवाचिच अगर सिटी की तरफ से खेलें तो सिटी और मजबूत ही होगी, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं। मार्को असेंसियो इज ऑन द वर्ज ऑफ जॉइनिंग PSG ऑन अ 4 और 5 years कॉन्ट्रैक्ट। द डील इज ऑलमोस्ट डन। अफरीदी, गलती तो नहीं कर रहे 4 साल 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं PSG के साथ? क्योंकि PSG का फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है, और इनके जाने से फर्क पड़ेगा? एक्चुअली में PSG है तो बड़ा क्लब, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर मेसी, एम्बापे, नेमार तीनों, मुझे लगता है बड़े खिलाड़ियों की वजह से बड़ा क्लब है। अगर बड़े खिलाड़ी निकल जाएं तो क्लब तो फिर कुछ भी नहीं है वो। हाँ, ये भी आपकी बात वैलिड है। और ऑब्वियसली अब रियल मैड्रिड की तरफ से तो उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रही। और रियल मैड्रिड जो है, हमने बताया था कि 4-5 प्लेयर्स थे जिनका कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंड पे एक्सपायर हो रहा था, जिसमें असेंसियो भी थे, सबायोस भी थे, मॉड्रिच और क्रूज को तो उनको 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई है। वैसे मॉड्रिच को भी सुना है कि सऊदी अरब से मेगा ऑफर आई है। तो अच्छा। देखते हैं कि वो क्या बनता है उस न्यूज़ का। तो असेंसियो जो है उनको प्रीमियर लीग से ऑफर आई थी, और प्रीमियर लीग की ऑफर को वो इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको PSG से ऑफर आई तो उन्होंने कहा कि मैं प्रीमियर लीग के अस्टन विला से ऑफर आई थी, तो अस्टन विला के ऊपर उन्होंने PSG को प्रेफर दिया। PSG को प्रेफर देना बनती भी है, क्योंकि PSG का भी अभी फाइनल कुछ भी नहीं हुआ कि कौन छोड़ के जा रहा है और कौन उनके पास है। अभी कोई पता नहीं, मेसी भी वहीं पे हों, एम्बापे, और दूसरी तरफ नेमार। एम्बापे तो वहीं पे, नेमार जो है उनका भी कोई पता नहीं, लास्ट मोमेंट में डिसीजन चेंज हो जाए जाने वाला। ये कुछ ट्वीट्स थी हमारे जो प्रोग्राम में हमने आपके साथ शेयर किए हैं, कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स थी जो शेयर किए हैं। इसके साथ साथ कुछ पैकेजेस, कुछ स्टोरीज, कुछ मैचेस के रिव्यूज़ हमने दिए, और कुछ अपकमिंग मैचेस के बारे में बात की है। कल आपसे दोबारा हमारी इस प्रोग्राम में मुलाकात होगी मंडे टू फ्राइडे। आप देखते हैं अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरियाब आफरीदी के साथ। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।